सारी बातें शेयर करता हूँ कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सर वो जो कल आप बता रहे थे वो ना शेयर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब क्लास कट। जी जी, वहीं से कंटिन्यू। सर आपने कल बताया था कि कार्बन डायमंड के अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है, ये उसकी सपोज्ड वैल्यू है? नहीं नहीं बेटा, अभी कोई चीज अपनी प्योर फॉर्म में लिखी जाती है, लाइक डायमंड है, ग्रेफाइट है, इट मींस कार्बन ही है ना वो, ठीक है। तो हम जी उसका सर। 1 मोल करते हैं, 1 मोल मीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। ओके सर। सर वो पीसीएल वाला एमसीक्यू करवा दे। कौन सा? पीसीएल 5 वाला। अच्छा, तो आपने इसमें पीसीएल 5 को ब्रेक किया है? नहीं नहीं सॉल्व किया ही नहीं है, सॉल्व करना तो था उसको। नहीं सर, किया था लेकिन हो नहीं रहा था। तो क्या आ रहा था? ओके जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर की, और उसमें जो हमारा एक पार्ट रह गया था, मैं अभी आपका उसको आंसर करता हूँ पीसीएल 5 वाले का। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर की जब बात कर रहे थे, तो उसमें दो बातें रह गई थी जो मैं आज क्लियर कर देता हूँ बेटा। हाइड्रोजन जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। कब हो सकता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से मिलेगा तो +1 होगा, और जब किसी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लाइक सोडियम से मिलेगा तो फिर -1 होगा, ठीक है। जितने भी मेटल हाइड्राइड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन -1 होता है, और जब यही हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ मिलता है तो वहां पर ये +1 होता है। ऑक्सीजन के भी आपने डिफरेंट ऑक्साइड्स देखे होंगे, जिसमें नॉर्मली -1, -2, -1/2 एंड +2 कंसिडर होता है बेटा। तो -1 को आप पर कहते हैं, -2 के लिए आप नॉर्मल ऑक्साइड का वर्ड यूज करते हैं, -1/2 के लिए आप सुपर ऑक्साइड, और इनके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं कि +2 ही होगा, कोई और भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वो बेसिकली फिर इसका सब ऑक्साइड के अंदर कंसिडर होता है, ठीक है। तो मैंने साथ में बेटा इनकी एग्जांपल्स भी कोड किए हैं, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप ऑलरेडी एफएससी के अंदर भी इनको डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब कल मैंने एक एमसीक्यू आपके साथ शेयर किया था, जो उसका आंसर यहाँ पर देख लें बेटा। उसमें था पीसीएल 5। तो देखो आप पीसीएल 5 को अगर मैं इस तरह से ड्रा करके आपको बता दूं, ये देखिए ये पीसीएल 5 है, ठीक है बेटा। और इसे बन क्या रहा था? पीसीएल 3। तो पीसीएल 3 का ये स्ट्रक्चर होता है Cl Cl Cl, और साथ में Cl2 बना था। तो देखें यहाँ पर दो तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन भी हुई है, और बाकी जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज भी हुई है। वो कैसे? ये देखो बेटा, एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, तो इसकी मैंने कितनी एनर्जी लिखाई थी पीसीएल की, मुझे बता सकते हैं पीसीएल की क्या एनर्जी लिखवाई थी कल? 330। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? 2। तो 330 प्लस में होगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा? 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें ClCl की क्या एनर्जी बताई थी आपको? 240 सर। 240। तो ये किसमें होगा? नेगेटिव में, एक बॉन्ड फॉर्मेशन ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? 660 प्लस -240, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एंथैल्पी चेंज था इसके लिए। अच्छा जी, ओके बेटा यहाँ तक। अच्छा बच्चे, थोड़ा सा वाक्य हम चलते हैं। तो आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट में होगा, जो PCl2 और CCl, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी को माइनस कर देंगे ना। किसकी? जैसे ये जो रिएक्टेंट में इसके साथ हमने पॉजिटिव लगाया, प्रोडक्ट के साथ हम दोनों में नेगेटिव लगाएंगे। PCl2 की भी हमें दी होगी, और ClCl बॉन्ड PCl3 की नहीं दी होगी बेटा। जब ये टूटेगा तो अंडरस्टूड है वो बन जाएगा, उसकी तो फॉर्मेशन हुई नहीं है, इसलिए इसकी एनर्जी भी नहीं दी हुई, ठीक है। पर अगर वो देगा तो फिर इन दोनों को ऐड कर देना देगा ना बेटा। देखो जब वो इसकी बॉन्ड ब्रेकेज तो देगी इसने, तो जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अंडरस्टूड पीछे क्या रह गया? PCl3 रह गया, इसकी एनर्जी नहीं देगा आपको, ठीक है। यही इसमें कंफ्यूजन थी, इसलिए मेरा ख्याल बच्चों से सॉल्व भी नहीं हुआ, मैंने कल ये एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया था। अच्छा बेटे, अब हम आगे चलने लगे हैं, शाबाश देखिएगा। नेक्स्ट हम जो मूव कर रहे हैं उसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है, बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है।
आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर हम इसमें मैक्सिमम एमसीक्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। और यहाँ देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो मैंने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये मोस्टली नॉन मेटल्स होती हैं। क्या होती है बेटा? नॉन मेटल्स। आपको पता है कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। इसके साथ मैंने यहाँ रिलेशन लिखा, अगर तो कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट मीन उसकी क्या हो रही है बेटा? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? इसकी रिडक्शन हो रही है। और उसका फिर क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। उसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होती है? अपनी ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे को रिड्यूस करता है, इटसेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो मैंने इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन के साथ इसको लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मोस्टली क्या होती है आपके पास बेटा? मेटल्स होती है। तो इतनी बातें बहुत कॉमन है जो आप याद रखेंगे। सर ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जरा बताते हैं। क्या कह रही बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो तो सिंपल है ना, आयनाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा ना, जितनी भी आयनाइजेशन हो रही है उसके लिए। तो सर वो हम दोनों के लिए लिख सकते हैं? किस केस में आप बात कर रहे हैं? या मैंने सर, अगर आयनाइजेशन हम पोटेंशियल नहीं लिखा हुआ, मैंने ओवरऑल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंशन किया हुआ है। ओके सर। ओके, इधर देखें। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं उनको? रेडॉक्स। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो रेडॉक्स नहीं होते। उसमें मैंने एग्जांपल देखी, कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन या नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ देखें बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अगर आप इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यहाँ पे सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। यहाँ हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, यहाँ पर सोडियम +1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। देखिए किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई तो ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की एमसीक्यू आ सकती है, आपको 4 ऑप्शन दे दे और कहे कि बताएं इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो रेडॉक्स नहीं है, या कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो रेडॉक्स है। ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग ये 2 एमसीक्यू आपने देख ली है। नेक्स्ट यहाँ देखें, एक मैंने सिंपल सी एमसीक्यू लिखी हुई है, बाय द वे इसको आखिर में जाकर भी डिस्कस करेंगे कि अगर तो x मेरे पास कोई अननोन वैल्यू है, E मीन क्या है? इलेक्ट्रॉन है, +8H पॉजिटिव है, MnO4 नेगेटिव है, Mn2 पॉजिटिव है, YH2 बनने हैं। आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि X और Y क्या चीज होगी। तो ये बहुत ही सिंपल था, आपने ऑक्सीडेशन नंबर ही देखना है बेटा। देखें यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +7 होता है। तो +7 से कितना हो गया? +2। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो क्या होगी इसकी? रिडक्शन। क्या होगी इसकी? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होती है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने गेन इलेक्ट्रॉन करेंगे बेटा? जितना उसके अंदर चेंज आएगा। अगर आप चेंज देखें तो +7 से +2 पे आ रहा है, इट मींस कितना चेंज आया? +5 का। सो इट मींस ये जो x होगा ये कितना होगा? ये आपका बेटा 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। बाकी दूसरा हमने क्या देखना है? y। तो y को देख लें किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर 8 पॉजिटिव है, यहाँ पर कितने h है बेटा? 2 है। तो कितना होना चाहिए y बेटा? 4 होना चाहिए, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी x और y के अकॉर्डिंग वो आपके पास डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक और रिलेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, वो देखें, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। ठीक है, अगर तो आप किसी भी ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेटा। आपको कॉमनली ये बातें पूछ सकते हैं, बताएं HClO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, HClO3 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, HClO2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, HClO में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आपको ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पूछता, मैंने इसको रिलेट कर दिया। यहाँ पर पूछेगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अगर एमसीक्यू आएगा आपको कहेगा कि इनको अरेंज करें विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑर्डर। ठीक है, तो इट मींस कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जिसका होगा वो पहले, ये देखें यहाँ पर कितना होगा बेटा? इसका +7 होगा, इस केस में कितना हो जाएगा? +5 होगा, इस केस में प्लस कितना होगा? 3 हो जाएगा, और इस केस में कितना हो जाएगा बेटा? +1 हो जाएगा। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, और यही बेसिकली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी है। जी बेटा, कहां क्वेश्चन करें? सर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला एक्सप्लेन कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस किया है। सबसे ऊपर मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? +7। और इधर मैग्नीज पे कितना चार्ज है?
+2 अच्छा ठीक है सर ओके कितनी रिडक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग कर दिया। अच्छा Thank you, अब sir. देखें- ओके ये एमसीक्यू देखें शाबाश। No, हमने no, sir. Can you continue the explanation, please? कौन सी एक्सप्लेनेशन बेटा? The one he started with. Yeah, this one. हाँ The first one. Yeah. ओके देखो बेटा मैग्नीज पे कितना नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर +7. और यहाँ पर कितना है बेटा? +2. कितने का डिफरेंस है? 5. 5 मींस रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है ये भी देखना है। Reduction. रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इसी साइड पे लिखा जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ठीक है प्लस Right. 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर तो ये ऑक्सीडेशन की मीनिंग्स में लिख रहा होता तो फिर इस साइड पे लिखा जाता ठीक है। सर चार्जेस Okay. को बैलेंस करके भी तो हम कर सकते हैं। अब अभी अभी हाँ वो भी हो सकते हैं मैं उसकी भी प्रैक्टिस करूंगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलें तो फिर इसको भी देखते हैं ठीक है। And sir, you wrote 4 for balancing the equation. सिंपली फॉर द हाइड्रोजन ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने हैं 8 हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के लिए बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूछा था x और y क्या है ठीक है। चार्ज बैलेंसिंग या ओवरऑल मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। सर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या एक्सप्लेन किया था ऑक्सीडेशन वाला? किसका बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ये बोला मैंने ठीक है। ओके सर। सर ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीजन के एटम से रिलेट कर सकते हैं कि जितने ज्यादा एटम्स ऑक्सीजन के होंगे उतना ज्यादा ये भी ऑक्सीडेशन बात है नंबर ना उतनी उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होगा लेकिन वो कुछ लिमिटेड चीजों के लिए होता है ना। हम हर एक में ऐसा तो नहीं है कि मे बी ऐसे चीजें भी हो जिनमें ऑक्साइड्स मौजूद ही ना हो तो फिर हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर किसी और मीनिंग्स में लिखेंगे ना। जरूरी नहीं कि उसमें ऑक्सीजन लाजमी हो। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बोल सकते हैं लेकिन ओवरऑल नहीं बोल सकते। अच्छा बेटे अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C2H5OH + O2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्मेशन हो रही है ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो C2H5 है और यहाँ पर आएगा 3 ऑक्सीजन होंगे 3 मोल ऑक्सीजन के होंगे और 2 मोल बनेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी अब आपने यहाँ पर मुझे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है दोनों केसेस के अंदर ओवरऑल तो सॉल्व करने बताएं यहाँ पर कितनी होगी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर कितनी होगी। जी पार्टिसिपेट कर सकते हैं शाबाश। ऑक्सीजन -2 होगा हाइड्रोजन जो है वो +6 हो गए देखिए ना ऑक्सीजन -2 है हाइड्रोजन टोटल 6 है तो +6 हो जाएंगे F तो +4 होगी इसकी -4 होगी तो एक के लिए कितनी होगी बेटा -2 होगी। कितनी होगी एक के लिए -2 होगी ठीक है। आपने अप्रोक्सीमेटली 20 कंपाउंड्स सेलेक्ट करने हैं और उनकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को विद इन 10 मिनट या आप ऐसे समझ लेंगे विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। जी यहाँ देख लेते हैं जी कितना बनेगा बेटा। ऑक्सीजन कितना है -2 है 2 के लिए कितना हो जाएगा -4 तो कार्बन कितना होगा बेटा +4 तो यहाँ पर आंसर बनेगा -2 + 4 यानी कि अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं -4 ही अज्यूम कर लेते हैं बेटा वो 2 कार्बन के लिए -4 है तो 1 के लिए कितना होगा -2 होगा तो इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है। एक और एमसीक्यू देखते हैं बेटा। ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है IO3 लिखा हुआ है OH नेगेटिव है CrO4 -2 वाटर आयोडीन माइनस के साथ बन रहा है व्हाटएवर कुछ भी बने ठीक है। अब आपने इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है लेकिन उससे पहले आप इनमें क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा जो रिड्यूस हो रहा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो सबसे पहले सर क्या ये राइट साइड पे आपने I नेगेटिव लिखा है क्या? हाँ जी नेगेटिव है I नेगेटिव है सर ठीक है। ओके अब आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें शाबाश। OH पे चार्ज कितना होता है -1 3 पे कितना होगा -3 तो क्रोमियम यहाँ पर किस फॉर्म में होगा +3 की फॉर्म में होगा ठीक है बेटे। और आयोडीन किस फॉर्म में होगा शाबाश IO3 है ना तो ओवरऑल चार्ज -1 है तो +5 होगा 5 दूसरी साइड में देखें तो बेटा ये क्या हुआ +5 से -1 रिडक्शन हुई क्या ऑक्सीडेशन शाबाश सर रिडक्शन हुई है शाबाश ये होगी रिडक्शन। और मुझे ये बता सकते हैं कितने का डिफरेंस आया है कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसने। सर 4 का वेरी गुड 4 नहीं है बेटा माइनस में जाना है आपने। आप तो +5 से 1 में आए हैं तो +5 से 0 में जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ठीक हो गया। अच्छा जी अब आप क्रोमियम में आ जाए यहाँ +3 था तो यहाँ पर देखें क्रोमियम यहाँ पर होगा -8 आंसर आना चाहिए -2 सो इट शुड बी +6
तो बेटा क्रोमियम +3 से +6 में गया, तो क्रोमियम की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। So it means chromium hydroxide is a reducing agent and यहाँ पर अगर आप IO3 माइनस की बात करें तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो 2 MCQ बन गई। इस तरह से पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग क्या है, रिड्यूसिंग क्या है। फिर पूछ सकते हैं बताएं कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये भी आपको पता लग गया कि 6 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, ऐड अप किए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा एक और जरा बात सुन लें, ए ऑप्शन देखें, IO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये बात ठीक है? यस सर। ओके, बीटा ऑप्शन देखें, 6 इलेक्ट्रॉन आर टेकन बाय आई, क्या आरडी ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? यस यस सर। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या ऐसा भी हुआ? ये भी ठीक है। यस सर। यस सर। करेक्ट ऑप्शन होगी ऑल ऑफ दीस। तो इस तरह से मल्टीपल चीजें आपसे वो पूछ सकता है। बाकी एक और भी आप खुद कीजिएगा, लिख लें ऑक्सैलिक एसिड। मैं यहाँ पर चले लिख देता हूँ ऑक्सैलिक एसिड। आपको दो तरह से ये एमसीक्यू भी आएंगी, ऑक्सैलिक एसिड, मीथेन और आप करने बेटा डायमंड कर, ठीक है। आपको ये 3 दे दी उसने और ए बी सी डी ऑप्शन दे दी कि बताएं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कार्बन का, ऑक्सैलिक एसिड में, मीथेन में और डायमंड में। और बाज़ दफा क्या होता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर दे देता है और आपसे पूछ लेगा कि बताएं इसकी कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट करना होंगे। बेसिक प्रैक्टिस होगी वो बस, तो आप देख लेंगे कि वो किससे मैच कर रहा है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर ये जो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में लिखी हैं सारे एसिड्स, इनके ऊपर नंबर्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये +7 +5 वगैरह? देखिए ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, -2। जी फोर सर। में कितना होगा, -8। -8। हाइड्रोजन में कितना होगा, +1। तो सम कितना आएगा, -7। तो क्लोरीन क्या होगा फिर, +7, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अब बेटा थोड़ा सा सर आगे ऑक्सैलिक एसिड में +3 होगी कार्बन की तो देखो फिर ऑक्सीडेशन। मेरे से पूछ लिया तो क्वेश्चन आपको देने का फायदा हुआ कुछ नहीं ना। सर प्रैक्टिस मतलब करो। कि चेक की है ना मेरे पास +3। हाँ जी +3 होता है, लेकिन थोड़ा सा जरा इसको कोशिश करें। शाबाश, ठीक बोला आपने। अच्छा जी आगे चलते हैं बेटा। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 बातें बताई हैं, दोबारा सुन लें। एक मैंने बोला बेटा आपको कंपाउंड देंगे और बताएगा कि ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसका है। दूसरी टाइप क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर दे दे और पूछे कि बताएं इसका कौन सा एग्जैक्ट फार्मूला बनता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पे सॉल्व हो गया ना, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर डायमंड, मीथेन और ऑक्सैलिक एसिड, किसके लिए जीरो होगी? शाबाश, सर डायमंड के लिए। देख लिया 2 टाइप्स होगी फिर तो क्वेश्चन भी मेरे से आपने सॉल्व करवा लिए पिछतानियों के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप जो बैलेंसिंग करते हैं तो उसके जस्ट मैं 1-2 पॉइंट मेंशन या ओरली बोल देता हूं बेटा ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो काइंडली इसको थोड़ा सा हम स्पीड अप करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें, हम भी यहाँ पर करेंगे। सिंपल जो इसमें ट्रिक है वो ऑक्सीडेशन नंबर ही है जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, उसमें आपने गलती नहीं करनी। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर से करते हैं तो आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं इन बातों को। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो भी केमिकल इक्वेशन दी होती है, जैसे यहाँ पर इक्वेशन दी, मैंने सबसे पहले क्या किया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। क्या लिखा? इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेरी सिंपल, यही काम हम कहाँ पर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड में करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा होता है उसको अकॉर्डिंग देखकर हम उनकी चार्ज बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। चार्ज बैलेंसिंग कैसे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की एडिशन से ही हो रही होती है। किस तरह से हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से ही हो रही होती है। अगर आप यहाँ देखें बेटा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये -1 चार्ज है, टोटल कितने हो गए 6 नेगेटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज है, सम कितना आया +2। यहाँ पर भी देखें तो +2 है, चार्ज भी बैलेंस है। ठीक है बेटे, समझ आ गई बात? एक बार दोबारा सुन लें। यहाँ पर MnO4 पे आपने देखना है नेगेटिव चार्ज है, H पॉजिटिव है, 8 है टोटल, तो टोटल 8 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन ये है, MnO4 नेगेटिव ये है, इन दोनों को मिलाकर कितने हो गए 6 नेगेटिव। तो सम कितना आया बेटा +2,
यहाँ पर भी पॉजिटिव 2 है, तो चार्ज बैलेंसिंग भी है, ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद आप करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बाय इंस्पेक्शन मेथड। आप सिंपल तो आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो भी सर का इंटरनेट दोबारा जवाब दे गया कल की तरह। और ये होस्ट भी कोई और बन गया मेरे ख्याल से, होस्ट ये कब के बना हुआ है? सर ने ऑक्सैलिक एसिड, मीथेन और डायमंड का क्या कहा है, क्या करना है? ऑक्सीडेशन के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। वैसे जो ऑक्सैलिक एसिड में होगा वो +3 होगा या मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे वो COOH की वजह से? सिंगल कार्बन का तो फिर तो +3 होगा। और मीथेन में +4 होगा ना यहाँ पे? हाँ जी, -4 नहीं होगा नहीं, +4 हाइड्रोजन जो है ऐसा। तो उसको +1 हो गया तो -4 होगा, -4। हाँ ठीक -4 होगा, सही समझ आ जी +4 होगा हाइड्रोजन का, -4 कार्बन का फिर +4 नहीं हो जाएगा? नहीं हाइड्रोजन का हाइड्रोजन +3 का और कार्बन पे +1 -4 आएगा। -4 होगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है साथ, तो फिर उस पे सही हो गया, थैंक यू। अफसर ने नहीं आना। अब हमें कितनी देर वेट करनी पड़ेगी? इसे लगवाने का ये अंजाम होता। ये हमारी बात इधर सर ऐड तो नहीं होंगे तो सुन रहे हो मला? लेकिन ये सर कैंपस में सारी वॉइसेस जा रही होती हैं, सुन रहे होंगे सर। सर तो है ही नहीं। हाँ सर है ही नहीं। यहाँ अरे नहीं है यार, ना, क्या वैसे कर सुना है। की वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो होप सो कि अब आगे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर आप बेटे खैरियत से वापस आ गए सर? बस बच्चे इस तरह के हमें निकाल देते हैं, ये तो हाल है। ओके जी, अच्छा मैं आपके साथ जो बात कर रहा था लास्ट टाइम, उस पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसके बाद हम एसिडिक और बेसिक मीडियम से जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बोला कि आप उसमें हाफ रिएक्शन को मेंशन करेंगे, फिर आप उनमें वो एलिमेंट्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर अभी हमने मैंगनीज या क्रोमियम, ऑक्सीजन, व्हाटएवर जो भी होगा, जब आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। उसको आप एरोस के साथ इंडिकेट करेंगे और साथ मेंशन कर देंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई और इसकी रिडक्शन हुई। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए। उसके बाद एलिमेंट में जो आपके पास ऑक्सीजन है, इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, आप जितने ऑक्सीजन होंगे उसकी ऑपोजिट साइड पर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड करने से हाइड्रोजन क्योंकि ऐड अप हो जाएंगे तो उसके फिर ऑपोजिट साइड पे उतने ही H पॉजिटिव आयन ऐड होंगे, ठीक है। ये आप काम करेंगे किसके अंदर बेटा? जब आप एसिडिक मीडियम यूज करेंगे। लेकिन अगर इसकी कंपैरेटिवली अगर बेसिक मीडियम होगा तो सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि जहां O बैलेंस करना है, हमने पहले वाटर को ऐड किया था और ऑपोजिट साइड पे H पॉजिटिव, तो बेसिक में क्या करेंगे, O की निस्बत आप OH ऐड करेंगे और OH को बैलेंस करने के लिए फिर आप हाफ वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इतना छोटा सा डिफरेंस था। इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं वो दो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, उसी से रिलेटेड और भी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी वेरी नेक्स्ट जैसे ही हमारा टॉपिक वाइंड अप होगा तो फिर हम आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। सर आपने कौन से क्वेश्चन शेयर किए थे? आपने वो ऑक्सैलिक एसिड वगैरह वाली चीज थी, उसके बाद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ जी बेटा, MnO4 वाला जो सबसे पहला था ना, MnO4 नेगेटिव और आयोडीन वाला, जस्ट उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उसी में ही हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी देखा, ठीक है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस किया। वो सिंपल मेथड थे, मैं अभी आपके साथ फर्दर और भी शेयर करूंगा, ठीक है। सर बेसिक मीडियम के पॉइंट्स जरा दोबारा बताइएगा, रिपीट कीजिएगा। बेसिक मीडियम में आप O के ऑपोजिट साइड पर OH ऐड करेंगे, जितने O होंगे उतने OH, और OH को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड पर हाफ वाटर। देखो बेटा OH में कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है ना, तो ऑपोजिट साइड पे अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर आप हाफ वाटर ऐड करेंगे ताकि H बैलेंस हो, 1 के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये हम
सर इनके एग्जाम्पल भी करवा दें कि वाटर ऐड करते हैं तो एसिड वाला। देखो मैंने जो बात मैंने बोली है उसमें ये कि आप कोशिश करें खुद इसको ओवरऑल देखें सबको। मैं आपको इनकी कुछ एग्जांपल से प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी रिमेनिंग आप खुद करेंगे, ठीक है? तो ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, ठीक है बच्चे? अदरवाइज तो इसकी अगर सारे मेथड्स मैं लिखूंगा और सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिंपल जनरल जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस होगी वो इंशाल्लाह करवाऊंगा, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, टॉपिक कवर हो जाए फिर मैं इसकी एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास मैंने जो जिस टाइम में आपने मुझे होस्ट नहीं बनाया उस टाइम में मैंने कुछ और चीजें राइट की हैं, उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की कंडक्शन होगी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है बेटा और एक मेटालिक कंडक्शन है, ठीक है? ये तीन एमसीक्यूज इसके अंदर आई हुई हैं, तीनों एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। 3 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में फ्री आयंस मौजूद होते हैं, जबकि मेटालिक कंडक्शन में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है? जैसे मेटल्स होती हैं और जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो रही होती है आयंस की वजह से। अब ये जो आयंस की सिंपल हमारे पास जो फ्री आयंस होंगे, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, इसमें केमिकल चेंज आएगा, जबकि जो मेटल्स होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखिए, मैंने लिखा EC मीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज होगी, तो इट मींस कि आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है? लेकिन अगर आप मेटालिक कंडक्शन की बात करते हैं तो बेटा इसका इनवर्स होगा। जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे मेटालिक कंडक्शन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा बेटा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साथ कोलाइड करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको जो स्टेरिक हिंड्रेंस आएंगी, ठीक है ओवरऑल, तो उसकी कूलिंग की वजह से फिर इनकी मेटालिक कंडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये भी दो तरह के सेल आप पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक। इनमें जो मेजर डिफरेंस है मैंने यहाँ मेंशन किया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और ये आपके पास बेटा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि बैटरी के साथ लगा होता है, इसमें बैटरी नहीं होती तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिच इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने कॉमन एग्जांपल लिखी है, डाउन सेल है, नंसन सेल है, और इसमें डैनियल सेल की एग्जांपल यहां पर मैंने कोड की। इसके बाद अगर आप देखें तो हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, जिसमें लेड ब्रोमाइड है, NaCl है, NaCl एक्वस है, ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये आपके पास एक्वस फॉर्म में है, ठीक है? तो अब अगर आप यहां पर देखें इन तमाम एग्जांपल्स में हम ये प्रेडिक्ट सिंपल, अगर आपके पास दो केसेस आपने स्टडी किए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कि अगर आपके पास कोई चीज फ्यूज्ड फॉर्म में है या मोल्टन फॉर्म में है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। लेकिन बेटा अगर वो एक्वस फॉर्म में है तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसकी प्रेडिक्शन के लिए फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेंगे। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी उसको मेमोराइज करने का भी ट्रिक बता दूंगा, उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो इसमें लेड भी है और ब्रोमीन भी है, और ये आपके पास क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है? फ्यूज्ड या मोल्टन फॉर्म के अंदर ये मौजूद है। अब अगर इसको देखें तो Pb क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड पे जाएगा, और Br नेगेटिव वो एनोड पर जाकर ऑक्सीडेशन करके Br2 बनाएगा, ठीक है? इसमें से हर साल एमसीक्यू आता है, ये टेबल आपने याद करना है लाजमी तौर पे। इसमें जो कंसेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा। NaCl अगर तो बेटा फ्यूज्ड फॉर्म में है या मोल्टन फॉर्म में है तो इसमें भी प्रोडक्ट जो है वो प्रेडिक्टेबल है। लाइक इसमें सोडियम जो है वो क्या होगा, कैथोड पे जाएगा और क्लोरीन एनोड पे रिमूव होगी, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन अगर आप एक्वस वाले केस में देखें तो प्रेडिक्टेबल नहीं है, एक्वस वाले में वाटर भी मौजूद होगा। अब आपने ये देखना है सोडियम और हाइड्रोजन दो पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, एक सोडियम बनता है और एक H पॉजिटिव बनता है। इसकी जो यहाँ पर कैथोड पे मूवमेंट है कि कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, बेटा ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी आप उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें एक एप्लीकेशन ये है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कैथोड पे जाएगा और कौन सा एनोड पे जाएगा।
कैथोड पे क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है, तो इट मींस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से नीचे है, यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा और वो कैथोड पे जाएगा, जबकि सोडियम जो है वो कैथोड पे नहीं जा सकता। और सिंपली क्लोरीन जो है वो आपके पास क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। क्यूप्रिक क्लोराइड की बात करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं होगा क्या बेटा? सर नेगेटिव अगर देखिए तो वहाँ पे जो एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन भी और क्लोराइड आयन भी है ना, हाँ, तो फिर वहाँ पे क्लोरीन गैस क्यों निकलती है? ये कोई वो प्योरिटी के अकॉर्डिंग है? मुझे आपका आवाज जो है बड़ी ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ कि हाइड्रोक्साइड आयन भी था ना और क्लोराइड आयन भी था, हाँ जी, तो वो फिर क्लोरीन गैस क्यों निकली है? ओके, ये क्योंकि ओवरऑल अगर आप जी 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 हाँ, नेल्सन सेल में अगर आप देखें तो हमने उसमें डायफ्राम यूज किया होता है, और ब्राइन सोल्यूशन ये जो हम बनाते हैं इसका हम लेवल भी आप रखते हैं ताकि दोनों आयंस एक दूसरे के साथ मिल भी ना सके, एक दूसरे से सेपरेट रहें। और जो ऑक्साइड है हम उसको जो है वो जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही वो डाउनवर्ड मूव करेगा और वो कैश बेसिन के अंदर नीचे आ जाएगा, उसको हम एनोड की तरफ खुद नहीं मूव करवाने देते। जी एहसान सर क्लोरीन अगर हमें चाहिए तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड NaCl नहीं चाहिए होता उसके लिए? नहीं नहीं, क्यों कॉन्सेंट्रेटेड क्यों यूज करना है? ब्राइन अगर है, कॉन्सेंट्रेटेड ना हो तो फिर तो आपके पास वहां पे दूसरा ऑक्सीजन नहीं आ जाता? दोबारा बोलें, क्या कहा आपने? सर अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड NaCl ना हो तो वहां पे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ जाएगा? कंसंट्रेटेड जी, फिर ऑक्सीजन हो सकता है, फिर ऑक्सीजन हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली ब्राइन का सोल्यूशन है, ठीक है, वाटर में इसमें ओवरऑल OH कंसंट्रेशन कम है कंपेयर टू क्लोरीन, तो इसलिए क्लोरीन सर एक एमसीक्यूज था कि ये NaCl ही दिया हुआ था एक्वस फॉर्म में, और उसने पूछा था कि एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो अगर वो गैस का पूछेगा फिर हम ऑक्सीजन लगाएंगे या फिर जब भी हम क्लोरीन 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 बेटा, क्लोरीन क्या है? तो उधर LMS पे इसका जवाब उन्होंने ऑक्सीजन लगाया हुआ था। किसके लिए बेटा? डाइल्यूट के केस में होगा ना, डाइल्यूट का केस होगा। अभी जो जी सात बच्चे ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो डाइल्यूट है तो फिर होगा, अगर तो वो ब्राइन है ना, ब्राइन बेसिकली क्या है सर जो क्लोराइड है वो हमारे पास गैस तो नहीं है ना, उसने कहा जो गैस इवॉल्व हो गया नोड पे वो गैसियस फॉर्म में ही वहां से निकलेगी, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन है फिर हो सकता है, अगर तो वो आपके पास कंसंट्रेटेड है या ब्राइन का वर्ड यूज किया हुआ है तो फिर क्लोरीन ही रिमूव होगा। नेक्स्ट देखें, क्यूप्रिक क्लोराइड है या क्यूप्रिक सल्फेट है, इसमें अगर एक्वस है, दोनों ही एक्वस हैं, इसमें फ्यूज्ड वाला केस तो सेम ही होगा। अगर तो बेटा ये एक्वस भी है तो इसमें तो H पॉजिटिव आयन मौजूद है, लेकिन इसके भी H पॉजिटिव आयन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, कॉपर रिड्यूस होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगी। और सल्फ्यूरिक एसिड वाले केस में देखें तो क्योंकि हाइड्रोजन ही मौजूद है तो हाइड्रोजन यहाँ पर H2 की फॉर्म में आएगी और एनोड पर क्या जाएगा, O2 जाएगा। तो आपकी बुक में polyatomic ion, you use O2? क्या बेटा? When you have a polyatomic ion like SO4, then you can use O2 as well when you're looking at the yes O2 removed या ऐसे कह सकते हैं collected over the anode. Okay, so when we're checking, we would check for H2 and then O2 and then see which one is the anode and which one's the cathode for polyatomic ions. आपने जस्ट यहाँ पर इतना मेमोराइज करना है कि कैथोड और एनोड पे कौन सी गैस या कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, बस, ठीक है। वो एक्वस फॉर्म में किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, हमने ये नहीं देखना, हमने जस्ट ये देखना है कि कोई मॉल्टन फॉर्म में है, फ्यूज्ड फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, तो उनके प्रोडक्ट किस किस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल A B C D ऑप्शन आपको दे देता है, तो आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास फ्यूज्ड NaCl है तो बताएं कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, तो आपने A B C D में से ऑप्शन टिक कर देना, बस, और कुछ नहीं। सर अगर एक्वस में हो तो हर सूरत एनोड पे ऑक्सीजन ही होगी या कोई और गैस भी हो सकती है? डिपेंड करता है, नॉर्मली वैसे ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। सर यहाँ पे जो सेकंड लास्ट केस है सर बुक में CuCl2 का, सर उसमें एनोड पे क्लोरीन गैस को मतलब रिमूव करवाया हुआ है। हाँ तो ये केस कैसे होगा, और वो एक्वस में है सर? हाँ एक्वस में है ना, तो इसमें भी देखो जरूरी नहीं होता कि ऑक्सीजन ही रिमूव होगी। अब क्लोरीन, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें क्लोरीन मौजूद है, तो इसलिए आपके पास क्या होगी, रिड्यूस हो रही हो, ऑक्सीडाइज हो रही हो, ठीक है।
तो ऑक्सीजन वहां पर नॉन मेटल्स बहुत कम है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्लोरीन प्योरिटी बेस है। यहाँ देखें तो यहाँ पर क्लोरीन नहीं है या कोई और नॉन मेटल्स नहीं है उस तरह से, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है। इसी तरह से सल्फेट के केस में भी ऑक्सीजन आ रहा है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से आ जाता है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि उसकी रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो ये याद करना है सारा। हाँ, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी लिखवाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक और चीजें जो पढ़ लें, तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक बता के जो प्रैक्टिस होगी वो फिर इंशाल्लाह कल ही हो सकती है आज, क्योंकि फिर अगेन हमारा लेक्चर जो ब्रेक हो गया तो उसकी वजह से आज भी चैप्टर वाइंड अप नहीं हो सकेगा। तो कल कोशिश करूंगा 10-15 मिनट पहले लगा के, उसके बाद ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनकी डिस्कशन भी हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बेटे, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है, बता सकते हैं आप? शाबाश। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड वैनेडियम प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर होगा, और प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। और क्या कंडीशन है इसके लिए? All solutions must be 1 molar per 1 मोलर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, और आप में से कोई बता सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? शी सर 0 होता है। रेफरेंस होता है वो हमारा 0 होता है। रेफरेंस होता है। इसमें क्या हम यूज क्या करते हैं? मैंने कहा ये स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होंगी इसमें? सेम ही होंगी सर। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है ना इसका सर? सेम होगी, बस इलेक्ट्रोड प्लैटिनम होता है और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस। किस में डिप होगा? HCl 1 मोलर HCl और 1 ATM हमारा हाइड्रोजन गैस। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा H2 गैस का, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन होगा HCl का, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होगा। आगे से हम उसके लिए क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम 5 डिवाइडेड, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू आई हुई है पास पेपर में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? शाबाश। टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे। मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कौन से फैक्टर हैं? शाबाश। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेयर, प्रेशर। ओके, देखिए अभी आपने मुझे बातें जो बताई हैं, मैंने आपसे पूछा स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हैं, आपने बताया टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। बताया ना मुझे कि 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। जी। शाबाश। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, कंसंट्रेशन भी है, ये तीनों ही फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे। जी बेटा। सर हम नर्स इक्वेशन यूज करेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर आप देखें, हमने जो 2 मेथड्स पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और एक हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। इन दोनों में आप में से कोई मुझे बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, दोनों में एनोड से कैथोड। जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगी, बता सकते हैं जी? सर एनोड से कैथोड। एनोड से कैथोड। तो आपने ये डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि हमारे पास जो एनोड है वहां पर ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एनोड से आउटर सर्किट के थ्रू आपके पास कैथोड में जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, तो ये भी आप बात याद रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जब आप एमसीक्यू पढ़े तो आपको समझ आ जाए। कैथोड पे कौन सा चार्ज मूव करता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? बेटा पॉजिटिव होगा। और एनोड पे कौन सा चार्ज मूव करेगा? बेटा नेगेटिव यानी कि एनायन होगा। कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होंगे? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी और एनोड पर हमेशा से ही ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, फिर एक एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपने मुझे आंसर करना है बेटा। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अल्फा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन 2 हाफ सेल, बीटा ऑप्शन है माइग्रेशन ऑफ आयंस, चार्ली ऑप्शन है मेंटेनिंग द चार्ज बैलेंस इन द 2 हाफ सेल्स,
जी 3 ऑप्शंस हैं, बीटा मेंटेनिंग द चार्ज डेल्टा बैलेंस। डेल्टा ऑप्शन आप रख लें, नन या ऑल ऑफ दीज रख लें, ठीक है। बीटा तो होगा। दोबारा ऑप्शंस बोलता हूँ, माइग्रेशन ऑफ electrical contact between two half cell, electrical contact between two half cell, beta, migration of ions, Charlie, maintaining the charge balance in the two half cell, delta, all of these। हाँ जी, All of these, बीटा all of these। सब बीटा। ओके, बाकी बोले शाबाश। हैंड रेज है आप, मेरा ख्याल सभी लोग, मैंने तो किसी को म्यूट नहीं किया हुआ, देख लें। सर चार्ली होगा। चार्ली आंसर सर है ऑल ऑफ दिस, सर ऑल ऑफ चार्ली दिस। है। All of ओके, these। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, माइग्रेशन ऑफ बीटा, इसका जो आंसर है वो है डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट भी तो बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, माइग्रेशन ऑफ आयंस नहीं होगी, तो कभी भी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए सर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक्सटर्नल सर्किट से जाएंगे ना, एक्सटर्नल सर्किट से जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना, वो ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ही होगा ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जा रही है, सिंपल ऐसे याद रख लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू हाफ सेल, ये भी होगा करेक्ट ऑप्शन। माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये भी होगा। मेंटेनिंग द चार्ज बैलेंस, डेफिनेटली माइग्रेशन ऑफ आयंस का पर्पस क्या है, यही पर्पस है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो मैं यहाँ पर राइट अप करता हूँ, आप उसको मेमोराइज करेंगे। उसमें एक छोटी सी बात सिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह कल वहीं से आके हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और आप इंशाल्लाह उसमें छोटी छोटी बातें जो है वो मेमोराइज करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर खुद भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंपल कुछ बच्चों ने ओवरऑल उसके लिए निमोनिक बनाए होते हैं, मेरे पास जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लिटिल किंजा कैंथ्रेंट मॉन्की एलिफेंट ज़ेब्रा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप उसको मेमोराइज करें। हर साल 1-2 इसमें से एमसीक्यू मस्ट आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको हर हाल में मेमोराइज करना है, और फिर बताऊंगा कि मेमोराइज करने के बाद क्या याद रखेंगे, छोटा सा पॉइंट, जिससे आप ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होगी उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ बेटा। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करनी है, ये पीएमसी के सिलेबस में तो वैसे लिखी नहीं हुई। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशन भी लिखी हुई है, तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो उसके लिए मैं फिर ये करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है उसने, फिर उसके लिए कैलकुलेशन भी है, तो ईएमएफ भी है, तो फिर ये मजबूरी बन गई है, ठीक है। मैंने पहले आपको नहीं करवानी थी, लेकिन फिर जो है वो करवाने की रीजन यही है। लिटिल किंजा कैंसेंट मोंकी एलिफेंट ज़ेब्रा क्रो इन क्यूबिक इनलेट हट, ओके, इन क्यूबिक निकल tin hat blood, crow in cubic tin lead hut, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको क्यूट imported iron silver huge bangles collect all over फैसलाबाद आप बोल रहे हैं, जो भी व्हाटएवर, फिनलैंड, जहां से भी आप मंगवा सकते हैं जनाब। तो इसको अगर इस तरह से आप मेमोराइज कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। मैं इनके एलिमेंट भी इसके ऊपर मेंशन कर देता हूं, लाइक लिटिल किंजा में लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मोंकी एलिफेंट ज़ेब्रा, उसके बाद जी क्रोमियम है, एन में Fe पॉजिटिव 2 है, क्यूबिक कैडमियम में निकल, कैडमियम निकल, इन लेड हट में आ जाएगा हट, ठीक हो गया। और ये सेंट्रल पार्ट है, हट जो है इसका क्या है, सेंट्रल पार्ट,
ये तमाम एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर है, फिर हाइड्रोजन के बाद नीचे वाले एलिमेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं, क्यूट इंपोर्टेड आयरन, सिल्वर ह्यूज बैंगल्स कलेक्टेड या कलेक्ट ऑल ओवर द फैसलाबाद, जो मर्जी आप बना सकते हैं। इसमें पहले पॉजिटिव वाला है, फिर पॉजिटिव 1 वाला है, फिर इंपोर्टेड आई है, आयरन जो है वो Fe है पॉजिटिव 3 वाला, फिर सिल्वर ह्यूज मरकरी में, बैंगल्स ब्रोमीन है, कलेक्टेड क्लोरीन है, ऑल ओवर Au है, फैसलाबाद में आपके पास ये Fi, ठीक है। तो इसमें जो आप याद रखेंगे वो सिर्फ इतनी बात है, उसको मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जी दम करें आप, और वो क्या है आपके पास, अपर इज ऑक्सीडाइज, अपर इज ऑक्सीडाइज। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन है और नीचे को रिडक्शन हो रही है, यानी नीचे को रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर ऊपर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। और अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, इट मींस रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन होने का मतलब नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मेंशन कर सकता हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नीचे को ज्यादा है और ऊपर को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अगर ऊपर को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा का मतलब क्या है, ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन होगी, और ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऊपर वाले क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, अपर इज ऑक्सीडाइज। इतना याद रख लेंगे तो बहुत सी एमसीक्यूज आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो दोबारा देख लें, लिटिल गिंजा कैन सेंड मॉन्की एलिफेंट ज़ेब्रा, क्रो इन क्यूबिक निकल टिन लेड हट, क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर ह्यूज। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, बैंगल्स कलेक्टेड ऑल ओवर द फैसलाबाद। इस तरह से आप इसको याद रखें। तो इसमें से जो एमसीक्यूज होंगी इंशाल्लाह वो कल यहीं से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं वो आपके पास क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, और नीचे वाले रिड्यूस होंगे। अच्छा, एक तो बातें और मेंशन कर देता हूं ताकि हमारा ये भी काम इसके साथ कवर हो जाए। यहाँ पर एक और बात सुने, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है वो भी मेंशन कर देता हूँ। इसकी एप्लीकेशन में ये है कि ये आपसे आप यहाँ पर EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के आपका रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर आप इसमें एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ये बता सकते हैं कि कौन जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। आप इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं। आप यहां पर बता सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स लाइक HCl वगैरह जो है उनमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड। बेटा आप अपना माइक जो उसको ऑफ रखें। और इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स, ठीक है। ये सारी बातें इसकी एप्लीकेशन में आएंगी। कल यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जो इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल मैं आपके साथ इनकी प्रैक्टिस शेयर करूंगा, एमसीक्यूज बताऊंगा, हम उनको डिस्कस करेंगे। और जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो हमारा तकरीबन कवर है। आप पढ़िएगा इसको, जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे साथ कीजिएगा। जी बेटा। आपका नेम किसी ने चेंज किया हुआ है इधर, पता नहीं कौन है, कोई होस्ट जो था उसने। इग्नोर करें, नेक्स्ट मूव करें। आप क्वेश्चन करें, छोड़ें इसको। जी शाबाश। उनके माइक्स ऑफ हैं तो उनको करते हैं। अच्छा जी, ओके जी बेटा करें क्वेश्चन। सर ये आपने जो दम बताया था मतलब है, और जो आपने जो नाम छुपाए हैं ये सीक्वेंस के मुताबिक है वैसे? ये सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में है। सीक्वेंस ही तो याद रखना है जी। और ये जो DOM आपने लिखा उसका क्या मतलब है? क्या लिखा?
सर ये आपने जो नीचे DUM लिखा ना, कुछ भी नहीं, ये वैसे क्या दम करने अपर इज ऑक्सीडाइज बस। सर आपने लिखा था अपर पे मतलब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज, तो सर वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस सर। ओके सर हाँ जी बेटा। इनसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्या चीज पूछी जाती है? मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना इसकी, अगर आपको सर, ये याद होगा ना तो फिर तो बहुत ये से सीक्वेंस हमें ये सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस याद रखना है। अगर सीक्वेंस याद नहीं है तो मैं 10 MCQ करवाऊंगा, 10 की 10 नहीं आएंगी। Sir, how are you able to tell the EMF? क्या बेटा? How are you able to tell the EMF? बेटा अभी नहीं आ, अभी टाइम क्योंकि कम है, मेरी वेरी नेक्स्ट क्लास 1 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगी, तो कल मैं EMF कैलकुलेट करूंगा। सारी ये तमाम बातें हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड MCQs हम कल करेंगे, ठीक है? Sir, what is this like list for? My Wi-Fi disconnected, so I didn't know what you were writing this for. कौन सा वाली बात पूछ रहे हैं आप? The series you wrote for Little Kinza Kens and बेटा ये मैंने निमोनिक इसका बनाया है, लिटिल किंदा कैंसेंट मॉन्की एलिफेंट जीब्रा क्रो इन द निकल टिन लेड हट। आप इसे याद कर लेंगे ना तो एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे। लाइक सबसे ऊपर टॉप पे लिथियम है, देन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है? तो इस तरह से जब सीरीज याद हो जाएगी फिर एमसीक्यूज याद हो जाएंगे, ठीक है? This is radioactivity. This is a reactivity series. This is basically based upon the reduction potential, ठीक है? So this is a reduction potential. अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की बात पता है तो आप उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बनाना चाहते हैं, उल्ट करने, तो ये मैं कल सिखाऊंगा कि किस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल से आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ निकालेंगे, फिजिबिलिटी बताएंगे, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगी, व्हाटएवर जितने भी होंगे इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में उसको मैं आपको। सर आपने 6 पॉइंट कौन सा क्या लिखा है? सही नजर नहीं आ रहा। 6 पॉइंट 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ओके सर। ओके बेटा, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम इसकी जो टेस्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइम कम है, अब इंशाल्लाह हम स्पीड को वेरी नेक्स्ट थोड़ा सा तेज कर देंगे, ठीक है? तो आपने साथ देना है ताकि हम दोनों मिलकर काम करें और अल्टीमेटली बेटा आपका ही इसमें फायदा होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थोड़ी सी स्पीड को तेज करेंगे और अगर बहुत तेज होगी तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यानी हम मॉडरेट स्पीड रखेंगे, बहुत तेज नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम फास्ट मूव करेंगे, ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह कल इसका टेस्ट डिस्कस करेंगे और परसों से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।